हेलो दोस्तों, फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट के सेकंड टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसका क्या क्या टाइप है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई उसके दो टाइप हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था। एक के नेचुरल और दूसरा मैन मेड को दो नाम से और जानते हैं। एक तो आपको हम लोग कहते हैं जो टेक्निकल डिजास्टर कहते हैं, और दूसरा को हम लोग कहते हैं सोशल डिजास्टर, मैन मेड को। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर को नेचुरल डिजास्टर ही कहा जाता है, और उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे। उसमें अभी तक हम लोग फॉरेस्ट फायर तक देख चुके थे लास्ट वीडियो में। दैट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो को आप लोग देख लीजिए और फिर सेकेंड वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंड आज उसी में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइटनिंग, जो एक प्रकार का, जिसको हम लोग हिंदी में तड़ित कहते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पलामू वाले रीजन में, चतरा वाले रीजन में, लातेहार वाले रीजन में, कोडरमा में, रांची में, गिरिडीह में। ये 6 मेजर रीजन है जहाँ की लाइटनिंग बहुत बड़ा मेजर इशू है अभी, जिसके कारण बहुत सारे डेथ होते हैं। ठीक है, लाइटनिंग के कारण बेसिकली 2016 में 29 लोगों का डेथ हुआ इन पलामू इटसेल्फ। तो काफ़ी लाइफ स्टॉक, जीव जंतु को भी हानि पहुंचती है, जैसे जो गाय बैल ये सब चल रही होती है बारिश वारिश के मौसम में। तो वैसे अगर तड़ित जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग, जिसको जो बादल गरजने से उत्पन्न होता है, अगर वो किसी प्रकार से ज़मीन से रिकनेक्ट कर जाता है तो उससे लोगों की मृत्यु होने की चांसेस हो सकती है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो लाइटनिंग में बेसिकली 9 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाई लाइटनिंग प्रॉब्लम। 9 बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं आउट ऑफ 24 इन झारखंड, 9 जो है वो लाइटनिंग से इफेक्टेड होते हैं, जिसमें कि एक्सट्रीमली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया 6 हैं। ये नाम ये मेजर याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आने वाला पॉइंट है। पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची एंड गिरिडीह। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट बहुत ही मेजरली लाइटनिंग से इफेक्टेड हैं। इसकी स्टडी के लिए श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो कि रांची में सिचुएटेड है, इसको स्किपा भी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके अध्ययन के लिए और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए कि भाई जो मेजर इफेक्टेड रीजन है, क्योंकि देखिए रांची और आपका जो पलामू वाला रीजन है, ये सब ऐसा रीजन है जहाँ पर कि ऊंचा क्षेत्र है, ये पाट क्षेत्र है झारखंड का। तो क्योंकि ये क्षेत्र पाट क्षेत्र है, यहाँ पर कंसिस्टेंटली जो लाइटनिंग होगी वो अर्थ ग्राउंड तक पहुँचेगी और लोगों को डैमेज होने का चांसेस है। तो इसी के प्रिवेंशन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया स्कीपा द्वारा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है स्कीपा कहाँ है, तो ये रांची में है। तो स्कीपा के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया, उसमें पहला है आपका प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मेथड में फर्स्ट है आपका स्टॉपिंग पर्सन आउट टू गो आउट ड्यूरिंग थंडर एंड स्टॉर्म। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक ऐसा नियम जारी किया जाए कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ थंडर बारिश हो रही है तो उस समय हम लोग बाहर जाने से परहेज करें। डू नॉट स्टैंड अंडर ट्री, पोल और वायर। ऐसी अवस्था में आप किसी दुकान, किसी ऐसे शेड के नीचे चले जाएं, लेकिन किसी पेड़ के नीचे, किसी पोल के नीचे या किसी तार के नीचे खड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ लाइटनिंग के गिरने की, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर कंडक्टर होते हैं तो लाइटनिंग के गिरने की ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, प्रोवाइडिंग लाइटनिंग कंडक्टर इन रिक्वायर्ड प्लेसेस। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, या वैसी स्थान जहाँ पर ज़्यादा लाइटनिंग इफेक्ट्स या डैमेजेज होते हैं, वहाँ पर थोड़े थोड़े दूरी पर लाइटनिंग कंडक्टर होता है। वो सीधे जो वहाँ से गिरेगा, जिसको हम लोग वज्र कहते हैं या तड़ित कह लें, तो वो गिरेगा, उसको सीधे ग्राउंड कर देता है, इससे डैमेज होने का डर कम हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं माइनिंग एक्सीडेंट्स से क्या हो सकता है। तो माइनिंग एक्सीडेंट्स जो है ये झारखंड में, आपको पहले मैंने बताया कि क्योंकि झारखंड में बहुत सारे खाद्य खदान हैं, क्योंकि ये मिनरल ओरिएंटेड बेल्ट है। याद रखिएगा 40% ऑफ द डिपोजिशन ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन झारखंड, खासकर कोल में। तो यहाँ खदान बहुत ज़्यादा होती है, तो खदान के कारण होने वाले जो डैमेजेज होते हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जो उनके अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। पहली बात, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एकमात्र डिजास्टर जिसको कि नेचुरल और मैन मेड दोनों में रखा जा सकता है उसको हम लोग माइनिंग एक्सीडेंट यानी खनन दुर्घटना को ही रख सकते हैं। फायर इज रैगिंग अंडरग्राउंड, एक बात पॉइंट आता है कि किस जगह पे किस खदान में लगातार कंसिस्टेंटली आग लगी हुई है, जहाँ तहाँ से धुआं निकल जाता है, तो वो झरिया है। इसी कारण से याद रखिएगा, झरिया मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस ऑफ झारखंड है। अगर ऐसे देख लें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरायकेला खरसावां हो जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थान की बात कर लें, किसी प्लेस की बात कर लें, तो झरिया मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस होगा झारखंड में। ठीक है, माइनिंग एक्सीडेंट के लिए मेजर 9 डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, वो बेल्ट जो कि मिनरल ओरिएंटेड बेल्ट हैं, जहाँ पर खदानें ज़्यादा हैं, वहाँ पर मार्क किया गया है कि एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। खासकर जो अंडरग्राउंड कोल फील्ड होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम एंड कोडरमा। ठीक है, तो आपके माइनिंग अटैक से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कोई खास क्वेश्चन आने की आवश्यकता यहाँ से जगह नहीं बनती है। ठीक है, इनके अगर प्रिवेंशन की बात कर लें तो प्रिवेंशन के लिए कि सारा सेफ्टी मेजर्स यूज़ करना चाहिए, जो लेबर्स होते हैं उनको वेल एजुकेट करना चाहिए, वेल स्किल्ड करना चाहिए, ताकि वो ऐसी घटनाओं को कोप अप करने के लिए, उनसे बचने के लिए सक्षम रहें। और मोर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिफेंट अटैक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलिफेंट अटैक कुछ ही रीजन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो कि जंगलों से प्रोन है, जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, जैसे दुमका दालमा में आपको पता है कि एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर है, इसका मतलब दालमा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं। सारंडा एंड पलामू, इन रीजन में मोस्टली एलिफेंट अटैक बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 2-3 बातें और आप नोट कर सकते हैं। भाई, एलिफेंट अटैक को हम लोग अगर देखें तो पूरे देश में 300 लोग प्रति साल पर ईयर डेथ करते हैं एलिफेंट अटैक से, और जिसमें 108 सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। ये रेट है आपका पर ईयर डेथ का। ठीक है, एलिफेंट अटैक से। अब एलिफेंट अटैक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो देखिए, एलिफेंट जो है वो बेसिकली किसी गांव में जो घुसता है, तो वैसे गांव में जहाँ पर कि एक यहाँ पे उत्पाद होता है, इसको हम लोग महुआ कहते हैं, तो महुआ के फूल से वो लोग एलिफेंट लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उस फूल को खोजते हुए पहुंच जाते हैं आपको गांव के अंदर। ठीक है, दूसरा कि इनका जो बेसिक होम है फॉरेस्ट, वो हम लोग के द्वारा काफ़ी हद तक डैमेज किया गया है। तो जो अगर हम लोग इतने होम को इनके डैमेज किए हैं, तो ओबियसली ये अब जंगलों से बाहर निकल के हमारे रियासती एरिया में आएंगे। ठीक है, इनका जो फॉरेस्ट है काट काट के हम लोगों ने प्लाउंग लैंड मतलब कि खेती के लिए जगह बना लिया है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो हाथी जो है वो अपने जगह को छोड़ के बाहर आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि एक तो बारिंग कर देंगे कि उससे बाहर ना निकल सके। दूसरा कि हम लोग उनको डर होता है ये लाल मिर्च से, तो लाल मिर्च के गंध से बहुत ही डरते हैं, तो लाल मिर्च या फिर जो मोबिल होता है, ठीक है, आग से ये बहुत डरते हैं। तो इसका व्यवस्था वैसे गांव में करके रखना चाहिए जहाँ पर कि एलिफेंट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके एलिफेंट अटैक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब हम लोग आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। अब तक हम लोग डिजास्टर पढ़ रहे थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ रहे थे वो आपदा जो झारखंड को प्रभावित करती है। अब हम लोग बात करते हैं आपदा का हम लोग प्रबंधन कैसे करते हैं, डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं झारखंड में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए झारखंड नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास किया गया था। बेसिकली ये 25 दिसंबर 2005 को पास किया गया था, याद रखिएगा डेट। इसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डेवलपमेंट हुआ, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे भी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हर एक स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी इसी के अंतर्गत डेवलपमेंट हुआ। कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो वैसे ही यहाँ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्थापना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जो कि चीफ मिनिस्टर्स के होते हैं चेयरपर्सन।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके चेयरपर्सन आपके डीसी होते हैं, ठीक है। और विलेज लेवल पे भी डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसके कि चेयरपर्सन मुखिया को होते हैं, ठीक है। डिजास्टर की अगर बात कर लें तो डिजास्टर में मुख्य रूप से 3 स्टेजेज होते हैं: प्री डिजास्टर स्टेज, डिजास्टर स्टेज एंड पोस्ट डिजास्टर स्टेज। और ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का एक चार्ट बनता है कि भाई क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो प्री डिजास्टर में क्या कर सकते हैं, तो लेवल एंड नेचर ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पहले हम लोग देख लेंगे भाई कि हमारा डिजास्टर के लिए कितना प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। दूसरी बात कि उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च ऑन द नेचर एंड कॉज ऑफ डिजास्टर, क्या कारण है डिजास्टर को, क्या इसको हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा, फोरकास्टिंग ऑफ डिजास्टर, पहले ही हम बता दें जैसे लाइटनिंग हो गया, ये सब का फोरकास्ट किया जा सकता है। तो फोरकास्टिंग ऑफ डिजास्टर पहले ही बता दें, भूकंप हो गया तो इसका फोरकास्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लड हो गया, इसका फोरकास्ट किया जा सकता है। तो पहले ही हम बता दें कि भाई डिजास्टर किस किस तरीके से किस किस कारणों से आ सकता है और कब इससे बचने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, यानी घर में रह सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर एजुकेशन एंड मॉक ड्रिल फॉर द पीपल, अगर कॉमन पीपल जहाँ पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने बोला आपको कि लाइटनिंग वाला प्रॉब्लम पलामू में ज़्यादा है, रांची में ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को के साथ एक मॉक ड्रिल होना चाहिए, जो कि हम लोग देखेंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम होती है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनी है। तो वो लोग मॉक ड्रिल करते रहें कि भाई यहाँ के लोगों को के साथ ऐसी कोई घटना ना हो और उनको अभ्यास कराते रहें कि वो कैसे इस घटना से बचेंगे। तो ये प्री डिजास्टर स्टेज हो गया। डिजास्टर स्टेज की अगर हम बात कर लें तो क्या है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम डेवलप ड्यू टू सडन इशू। अब मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ ही गया तो क्या करना है भाई, वहाँ पे लोगों को बचाना है, तो वहाँ हमारे पास सफिशिएंट जैकेट्स होने चाहिए, लाइफ बोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये डिजास्टर कंडीशन में जो स्टेजेज हैं उसकी बात हो रही है। रिलीफ वर्क एट वार लेवल, अब जब आ ही गया बाढ़ तो किसी तरीके से बचना है और बाढ़ को रोकना है। तो बाढ़ को अगर रोकना है तो बाढ़ को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो उससे जो इफेक्टेड लोग हैं उनको कैसे बचाएंगे, तो उससे इफेक्टेड लोगों को बचाने के लिए हम क्या कहेंगे कि एट वार लेवल हम लोग जो इफेक्टेड लोग हैं उनको उस स्थान से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे भी आप देखिए कि उत्तराखंड में जो पुल कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे अचानक से एकदम ग्लेशियर के पिघलने से एकदम सडन बाढ़ आया और काफ़ी जो मज़दूर उस ओएनजीसी फील्ड पे ओएनजीसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उनको बहुत डैमेज हुआ, बहुत सारे लोग उसमें दब गए बाढ़ के कारण उस टनल में। तो फिर जो आईटीबीपी की टीम थी वो जाके वहाँ पर लोगों को बचाने का काम की, ठीक है। तो ऐसे ही वार लेवल पे प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि भाई हमको कैसे बचाना है, ठीक है। और इसी कारण से जैसे हमने बोला आपको एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम, तो इसी के अंतर्गत एनडीआरएफ टीम का गठन होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से बटालियन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसडीआरएफ उसी के तरह उसी के तर्ज पे बना है, इसको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ द इफेक्टेड पीपल, सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन, सॉरी। तो इवैक्यूएशन मतलब जो फंस गए हैं उसको किसी तरह से निकाल के उनको सही जगह पे लाया जा सके, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर स्टेज में क्या है भाई, अब जब सारा घटना घट गया तो अब कैसे भाई जो लोग इफेक्टेड हैं उनको बचाएं। तो प्रॉपर केयर ऑफ इफेक्टेड पर्सन एंड जो एरिया है, अगर वो पूरा एरिया इन्वॉल्व है या कुछ पर्सन अगर इन्वॉल्व है तो उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, प्रोवाइडिंग मेडिसिन फूड शेल्टर टू द इफेक्टेड पर्सन, मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ रिलीफ गुड्स। मान लीजिए कि अब जिनको किसी आपदा में ही फंस गए हैं तो वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकते, अपने दवाइयों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो उनके खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना आवश्यक है जब तक कि वो फिर से पुनः स्थिति में रिहेबिलेशन कंडीशन में ना आ जाए। जैसे हम लोग बोले थे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, तो इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं खुद। इसको बनाया गया था, इसका गठन किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, जो हम लोगों ने अभी देखा 25 दिसंबर को बना था। उसके सेक्शन 3(1) के अंदर इसको डेवलप किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कंस्टिट्यूटेड ऑन 27 नवंबर 2006 इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। इसके जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको 2006 में कंस्टिट्यूट किया गया। याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो 2005 में आ गया है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये 2006 में कंस्टिट्यूट हुआ है, ओके। इसी के अंतर्गत नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का भी निर्माण हुआ, ठीक है। नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक एडवाइजरी बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इसके चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ सॉरी सेंट्रल होम सेक्रेटरी, ठीक है। एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये कैबिनेट लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं
जो कि होम सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे होते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो उसके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको हम लोग इसका चेयरमैन मानते हैं। इनका काम क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का एडवाइसिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एडवाइस करना, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण हुआ है। तो जैसे वहाँ पीएम चेयरपर्सन है, यहाँ चेयरपर्सन कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? स्टेट में स्टेट लेवल पे काम करना, ठीक है। इन डीएमए और एसडीएमए एक साथ ताल मिला के काम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेशन तो कुछ है नहीं, स्टेट का ग्रुपिंग है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एनडीएमए को पहुँचना ही पड़ता है, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी बनाया गया, जैसे कि वहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बनाया गया। उसके चीफ सेक्रेटरी होते हैं आपके जो सेक्रेटरी ऑफ होम स्टेट्स होते हैं वो, और इसका काम है एसडीएमए को मदद करना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आ चुका है क्वेश्चन, और इसका काम है ट्रेनिंग पर्पस, रिसर्च पर्पस एंड रिसर्च ऑन डिफरेंट डिजास्टर प्रिवेंशंस, ठीक है। अब एनडीआरएफ जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ था 2006 में। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 बटालियन इन्वॉल्व है, 2 आईटीबीपी की, 2 सीआरपीएफ की, 2 बीएसएफ की और 2 सीआईएसएफ की। याद रखिएगा, 2 आईटीबीपी, 2 सीआईएसएफ, 2 सीआरपीएफ। तो सीआईएसएफ सीआरपीएफ पारामिलिट्री फोर्सेज है, याद रखिएगा, ठीक है। और आईटीबीपी मिलिट्री फोर्स है। तो 2 आईटीबीपी, 2 सीआईएसएफ, 2 सीआरपीएफ और फिर 2 बीएसएफ। बीएसएफ भी अपने आप में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो 2 पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, और 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आईटीबीपी और बीएसएफ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। टोटल 8 बटालियन इसके अंदर मौजूद है। झारखंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को भी कंस्टिट्यूट किया गया था 2016 में इसी सब के अंतर्गत, जिसमें अभी 132 पर्सनल हैं, 25 पोजीशन इसके अंदर कंस्टिट्यूट किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। CCMNC, कैबिनेट कमेटी ऑन मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। एक नेचुरल कैलेमिटी, देखिए डिजास्टर बेसिकली क्यों होता है? नेचुरल किसी कैलेमिटीज़ के चलते। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटी है, फ्लड नेचुरल कैलेमिटी है, ड्रॉट नेचुरल कैलेमिटी है। तो उसी के असेसमेंट के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ, जिसको CCMNC कहते हैं। एमएनसी तो आपको याद है, मल्टीनेशनल कंपनी, वैसे ही में CC लगा दीजिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन मल्टी मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका CCMNC का बेसिक। बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, ठीक है। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम, क्या क्या स्कीम्स चालू किए गए? तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाज कंस्टिट्यूटेड इन अक्टूबर 2004। पहली बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अभी तक हम लोग अथॉरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हेल्प डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट के अंदर अंतर्गत बना दिया गया, ठीक है। फंड फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। अब यहाँ फंड कहाँ से आता है? तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर एक अलग फंड है, जो कि 2009 में कंस्टिट्यूट किया गया था, जब बहुत सारे जैसे 2010 में 6 में बाढ़ आया, 2010 में सूखा पड़ा, और ऐसे भी बहुत सारे डिजास्टर नेशनल लेवल पे होते रहे। तो इसका गठन हर एक स्टेट में किया गया, जिसमें स्टेट और सेंटर का जो रेशियो है फंड रिलीज करने का, वो 75:25। 75%। अगर 100 रुपया दे रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो 75 रुपया उसमें सेंटर देगा और 25 रुपया उसमें स्टेट देगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 75% डिपॉजिट कौन करता है? तो सेंटर करता है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इसके अंतर्गत एक खोला गया इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जो 24 डिस्ट्रिक्ट में खोला गया बाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसको भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत खोला गया, और इसको VSAT उपग्रह से जोड़ा गया, ताकि इमरजेंसी, ये क्या है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, अगर बहुत आपातकालीन परिस्थिति है तो रिसेंट इसको हॉटलाइन पे लेके और
सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा सारे जगह इंफॉर्मेशन फैलाया जा सके। तो इसी कारण से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना हुई। और इसके लिए कौन सा उपग्रह काम करता है, तो वीसैट याद रखना है। और ये बेसिकली अभी 4 डिस्ट्रिक्ट पे झारखंड में काम कर रहा है, रांची, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। 4 जोन बना रखे हैं इन्होंने, जिससे कि पूरा स्टेट कवर किया जा सके। एक तो रांची में है सेंट्रल रीजन में, एक धनबाद में है, एक देवघर में है, एक जमशेदपुर में है। ठीक है। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जैसे हम बोले स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर एक स्टेट का होता है, अब उसमें झारखंड का है तो JSDA में कर दिए। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो 20 मई 2010 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है। इसका बाय द सेक्शन 14(1) स्टेट लेवल पे सेक्शन 14(1) के अंतर्गत बनाया गया इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फॉर्मुलेटिंग स्कीम एंड स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर। इसको स्कीम एंड स्ट्रेटेजी, कैसे डिजास्टर को हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे एट डिफरेंट लेवल, हर एक लेवल पे उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और क्या क्या प्रोजेक्ट हम लोग उसके रिकंस्ट्रक्शन के, रिस्टोरेशन के लिए और नॉर्मल लाइफ के लिए आफ्टर डिजास्टर कर सकते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट डिजास्टर स्टेज कहते हैं। तो क्या और भी हम लोग कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग यहाँ पर, माने ये सब इनके ऑब्जेक्टिव हैं झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ठीक है। द डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इन झारखंड इज ऑपरेटेड फ्रॉम 2007। ठीक है। कहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया है, तो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एक लाइटनिंग वाला तो था ही उसके रिसर्च के लिए, दूसरा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ बनाया गया है, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, DMC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ऑफ झारखंड कहाँ पर है, स्कीपा में है, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जो मौजूद कहाँ पे है, रांची में है। एक चीज़ चलाया गया, एक स्कीम चलाया गया जिसका नाम रखा गया सृजन। ठीक है। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कम डेमोस्ट्रेशन सेंटर, ये एक डिपार्टमेंट के रूप में डेवलप किया, जिसका काम था डिजास्टर मैनेजमेंट कम डेमोस्ट्रेशन सेंटर था। इसमें अलग अलग जो नामी इंस्टीट्यूट हैं उनको अलग अलग रिसर्च रिलेटेड काम दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट से। पहला बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची में है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको ड्रॉट मतलब सूखे से लड़ने के लिए क्या क्या कह सकते हैं भाई, ये एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं तो इनको पता है कि क्या क्या एग्रीकल्चर में न्यू रिसर्च हो सकते हैं। तो ड्रॉट से यानी सूखे से लड़ने के लिए क्या ज़रूरत है। ISM धनबाद बेसिकली इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये नाम ही है, ये माइंस से रिलेटेड, खनन से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनको माइनिंग डिजास्टर के लिए काम दे दिया गया। BIT मिश्रा को अर्थक्वेक के लिए दिया गया, BIT मिश्रा रांची में है। JSSC जैक इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसको फ्लड, वाइल्ड लाइफ एंड ड्रॉट मतलब कि बाढ़, और वाइल्ड फायर मतलब कि फॉरेस्ट फायर, और ड्रॉट के लिए मतलब सूखा के लिए भी इसको भी दिया गया। ठीक है। मेकन रांची को डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली JSSC रांची जो है उसमें फ्लड और वाइल्ड फायर ही है, ड्रॉट इसको सिर्फ मेंटेनेंस पर्पज से दिया गया था। ठीक है। मेकन रांची है, ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि देखिए मेकन कंपनी है रांची में, तो इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एट कंपनी लेवल जो हो सकता है उसकी बात की गई है। ठीक है। अ टीम ऑफ NDRF इज डिप्यूटेड, NDRF की टीम जो है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम रांची में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, अभी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंदई जापान में हुआ है 14 मार्च 2015 में। इससे भी पहले जैसे रियो डी जेनेरियो में, मॉन्टेरो में, ठीक है, ये सब में बहुत सारे डिजास्टर से रिलेटेड तो नहीं बट इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे, इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज से रिलेटेड बहुत सारे सबमिट्स हो चुके हैं, बैठक हो चुकी है, जिसके बारे में हम लोग बहुत बेहतर से बात करेंगे जब हम लोग पहुँचेंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो इन्वायरमेंट और डिजास्टर नियर अबाउट मिले हुए हैं, तो वहाँ पर और भी कुछ बातें होंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में सारे टॉपिक्स को यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके JPSC और JSSC लेवल तक। तो 5 क्वेश्चन आपका JSSC का, JPSC का यहाँ से है, बेसिकली JPSC का ये पूरा कोर्स मटेरियल है, तो JPSC का 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स आपका यहाँ से सिक्योर हो जाता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ से ये क्लास नोट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी इच्छा हो और बार बार ये वीडियो हमारा चाहते हो कि हमारे आपके तक पहुँचे, तो बेल आइकन को
प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको देखने का मौका मिले। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, और जो लोग अभी जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जानने वाले हैं, तो वहाँ तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रॉम क्रैक जेपीएससी टीम।